So hey friends, we are starting with a new chapter of class 10th, first chapter, that is chemical reactions and equations of chemistry. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि हमारे नेचर में जितने भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज़ केमिकल चेंज. तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, मतलब इसमें सिर्फ स्टेट चेंज होएगी. ओनली द स्टेट इज चेंज्ड. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस. whereas in chemical change new substance is formed. और ये जो न्यू सब्सटेंस बनेगा इसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस के डिफरेंट होगी. दिस न्यू सब्सटेंस हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. Right? So this is the basic difference between a physical change and a chemical change. In a physical change, no new substance is formed, whereas in a chemical change, new substance is formed. जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, फिजिकल चेंज में जैसे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा. जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, दैट इज़ द मेल्टिंग ऑफ आइस. अब क्या होता है, आइस मेल्ट होएगी तो लिक्विड वाटर बनाती है. आइस की कॉम्पोजिशन भी H2O है, लिक्विड की भी H2O है. दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ आइस इज़ इन सॉलिड फॉर्म वेराज लिक्विड इज़ इन लिक्विड फॉर्म. तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, जबकि केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों की सेम है. तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ है. इसी तरीके से हम ले सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर और इवन एनी लिक्विड. से फॉर एग्जाम्पल वाटर इवेपोरेट होगा तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे. वाटर इवेपोरेट हो गया, वाटर वेपर की कॉम्पोजिशन भी H2O है और जब लिक्विड फॉर्म में था तो भी H2O है. थर्ड एग्जाम्पल इज फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड. जैसे हमने फर्स्ट केस में बात की थी, अगर हम यहाँ से लिक्विड को फ्रीज करेंगे, लिक्विड वाटर को, तो भी तो आइस बनेगा. दिस इज फ्रीजिंग प्रोसेस. ये भी H2O, ये भी H2O. स्टेट चेंज हुई है सिर्फ. नेक्स्ट इज लाइक डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. इसमें भी क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमें मिलेगा वो तो वाटर ही मिलेगा. तो वाटर तो पहले भी वाटर ही था, अब भी वाटर है, सिर्फ एक सॉल्यूशन बन जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा जिसमें शुगर और सॉल्ट होंगे. हालांकि हम देख के नहीं बता सकते इसमें शुगर है या सॉल्ट है, क्योंकि वो उसमें ही मिक्स हो जाते हैं. नेक्स्ट केमिकल चेंज में अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जैसे फूड कुक, ये तो सबके घरों में होता है कि फूड कुक होता है. तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज. क्यों? क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि फूड के कलर में चेंज आता है, अपीयरेंस में चेंज आता है, टेस्ट में चेंज आता है. ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है कोई. इसी तरीके से लाइक जैसे ह्यूमन बींग्स या हर एनिमल एंड इवन प्लांट्स दे रिस्पायर. सो द रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स, इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन छुपी होती है. दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ वुड. रैंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स, लाइक कुछ मोस्ट ऑफ द फूड सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि अगर हम उन्हें ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो वो एक बैड स्मेल में या बैड टेस्ट में चेंज हो जाते हैं. वी हैव टू प्रिवेंट दैट. हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए. नेक्स्ट इज़ लाइक बर्निंग ऑफ वैक्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, digestion of food, grapes get fermented. तो ये fermentation का प्रोसेस भी रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. तो इन सब जो भी हमारे ये थे, इनमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस था
जो भी हमारा इनिशियल सब्सटेंस था उसकी नेचर में या वी कैन से उसकी आइडेंटिटी में कोई ना कोई चेंज आया। इवन द सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे कंबाइन टू गिव CO2, ये एक केमिकल रिएक्शन है। हम इस तरह से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो एरो पॉइंट करता है जिस प्रोडक्ट की, जिस सब्सटेंस की तरफ, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, और जो आगे वाले होते हैं दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। मतलब रिएक्टेंट्स हम किसको बोलते हैं, हम क्या लिखेंगे कि द substances which are taken originally, they are known as reactants। और products हम किसको बोलते हैं, the substances which are finally formed, उन्हें हम products बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड दी। तो ये हमने बेसिक पढ़ा कि फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं और केमिकल चेंज किसको बोलते हैं। ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो अब हमें ये समझ में आ गया, जहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहा होगा उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। एक्चुअली हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो अब हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। 3 एक्टिविटीज़ हैं और तीनों का एम यही होगा कि हम ये बता सकें कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। फिजिकल तो हमें दिखती है, केमिकल कैसे होती है। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है, हमें लगभग 2 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको सैंड पेपर से रब करना है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन फॉर दिस एक्टिविटी कि हमें सैंड पेपर से इसको रब क्यों करना है। एक्चुअली क्या होता है कि मैग्नीशियम जैसे एक्सपोज्ड है एयर में, तो क्या होगा, एयर में हमारे पास ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इनसे मिलके मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स बन जाएंगे इनसे रिएक्ट करके, और वो इसके सरफेस पर जमा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से डायरेक्ट मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं कर पाएगा फर्दर एक्टिविटी में। तो पहले हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसे सैंड पेपर से रब कर देंगे। नाउ अब हम उसको क्या करेंगे, टोंग्स के हेल्प से पकड़ेंगे और बर्नर पे लेके जाएंगे, उसको बर्न करेंगे। और वॉच ग्लास में हमारे पास क्या, जो भी ऐश कलेक्ट होगी हम वो ले लेंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को आँखों से बहुत दूर रखना है। इसका रीज़न हमें ऑब्जर्वेशन में पता लगेगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो मैग्नीशियम का रिबन है ये डैजलिंग वाइट फ्लेम से बर्न होता है एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू कीप इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आवर आइज। और जो हमने ऐश कलेक्ट करी है, जो वॉच ग्लास में हमें ऑब्टेन हुआ, दैट इज़ एक्चुअली अ वाइट पाउडर। और वो वाइट पाउडर किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। एक्चुअली रिएक्शन हो क्या रही है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, हमें देनी नहीं पड़ रही, वो ऑलरेडी ले लेगा। और जब ये बर्न होंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है विच इज़ वाइट इन कलर। नाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन, और हमने कैसे बैलेंस करी ये हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड एक्टिविटी हमारे पास है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस नहीं, NO3 का ट्वाइस। ऐड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड इज Ki, इसको सॉल्यूशन में डालना है। अब हमें क्या ऑब्टेन होता है इससे, इस रिएक्शन से, PbI2 प्लस KNO3। नाउ दिस PbI2 दैट इज लेड आयोडाइड, इट इज येलो इन कलर। अभी हम इनका कंक्लूजन तीनों एक्टिविटीज पढ़ लें फिर निकालेंगे। थर्ड एक्टिविटी हमारे पास है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक तरह से पाउडर फॉर्म होता है जिंक का, बट बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं होते, काइंड ऑफ पाउडर फॉर्म है। इन अ कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ वी हैव टू हैंडल द एसिड विद केयर बिकॉज एसिड है, दिस कैन कॉज बर्न्स, इसलिए वैसे भी हमने डाइल्यूट एसिड लिया है, थोड़ा कंसनट्रेटेड नहीं लेना, डाइल्यूट लेना है। इससे क्या ऑब्जर्वेशन होगी हमें कि
जब ये जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और इस हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमें जिंक पीसीस जो जिंक ग्रैन्यूल्स थे उनके ऊपर से राइज करते हुए हमें दिखते हैं। अब इन तीनों एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ पर हमें एक वाइट कलर का प्रोडक्ट बना दिखा, यहाँ एक येलो कलर का प्रोडक्ट बना दिखा, यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ चेंज मिला कि बबल्स दिख रहे थे हमें हाइड्रोजन गैस के। तो इन चीज़ों से हम क्या बता पा रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जब भी कलर में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, या ऐसे कोई गैस इवॉल्व होती हुई हमें दिखे, तो इन सब चीज़ों से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है। और इसमें हमें इन एक्टिविटीज़ से हमें यही देखने को मिला, यहाँ पर डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स बन रहे थे, यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही थी। तो हम इन तीनों एक्टिविटीज़ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। So this was the end of this topic. In the next video we are going to discuss questions related to this topic.